देखिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ टॉपिक है केमिस्ट्री का, तो इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक टॉपिक आपको आता है मोस्टली, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत किसे कहते हैं। ओके, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को 1927 में हिटलर और लंदन ने प्रतिपादित किया था। 1927 में, ठीक है, हिटलर और लंदन ने क्या किया था, प्रतिपादित किया था, तथा 1921 में पोलेटर और पॉलिकोस्लेटर ने इसको संशोधित किया था। ठीक है, तो 1927 में किसने, हिटलर और लंदन ने विकास किया था, 1921 में पॉलिकोस्लेटर ने क्या किया था, इसको संशोधित किया था। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है ये सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की आपसी अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा से बनती है ना। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब क्या है, सहसंयोजी बॉन्ड जो होते हैं साथ ही संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके अन्योन्य क्रियाओं से होती है, तथा ये इलेक्ट्रॉन के कोर में उन्हें बंध बनाने में भाग नहीं लेते। जो इलेक्ट्रॉन के कोर जो होते हैं ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, बंध बनाने में केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन ही अपनी पहचान खो देते, मतलब जो बॉन्ड जब बनाते हैं केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन अपनी क्या करते हैं, पहचान खो देते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन अप्रभावित रहते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में संयोजी बंध बनाने के लिए बंध बनाने वाले भाग परमाणु की परमाणुक ऑर्बिटल के बीच क्या ओवरलैपिंग या अतिव्यापन होना चाहिए। अतिव्यापन एक अलग से भी टॉपिक है जिसमें एसएस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन और पीपी अतिव्यापन होता है, तो एक दूसरे को क्या करना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए। ठीक है, परमाणु के नाभिक के बीच अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है नाभिकीय प्रतिकर्षण में कमी लाता है। ठीक है, ये भी एक इसका आप लिख सकते हो अगर आता है पेपर में। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हो कि नाभिक इलेक्ट्रॉन बारियों के बीच वैद्युत आकर्षण बल के वृद्धि के लिए उत्तरदायी। तो जो नाभिकीय जहाँ क्लाउड जो होता है, जहाँ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वहां पे क्या करता है, वैद्युत आकर्षण वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ऑर्बिटल के मध्य में अतिव्यापन की मात्रा अधिक होने से परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंध अधिक मजबूत होते हैं, मतलब जो परमाणु के मध्य बनते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि अतिव्यापन की अधिक मात्रा होने पर एक दूसरे को जब ओवरलैप करते हैं तब ये प्रतिक्रिया होती है। अतिव्यापन करने वाले प्रत्येक ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण, हमने पहले ही बताया था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसमें स्पिन होता है, चक्रण होता है, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चक्रण के निरस्त होने के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म में बंध बनाने में स्थायित्व बढ़, जब चक्रण की क्रिया खत्म हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व बढ़ जाता है। बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं लगभग समान एनर्जी होनी चाहिए, जितनी एनर्जी मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी मोस्टली समान होनी चाहिए। ऑर्बिटल में अतिव्यापन ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, होगी, ये हो गया। इसके बाद कुछ लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन जो होती है तो सीमाओं का मतलब ये है कि यह सिद्धांत विषम इलेक्ट्रॉन अणु जो होते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन अणुओं के आयनों के बनने को स्पष्ट नहीं करता, जैसे कि O3 NO आदि जो है इन अणुओं में इलेक्ट्रॉन युग्म को नहीं बताता। दूसरा, यह सिद्धांत रूप से संयोजक बंध को स्पष्ट नहीं करता, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा प्रदान किए जाते हैं, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत दो बंधी इलेक्ट्रॉन और दो विभिन्न परमाणुओं के बीच होना चाहिए, ये भी एक है इसका कमी है इसमें। जो यह पाई बंध बनने में स्पष्ट नहीं करता, मतलब सिग्मा और पाई बंध होते हैं ना, तो यह पाई बंध को स्पष्ट नहीं करता। ठीक, यह जो होता है ज्योमेट्रिकल आकृति स्पष्ट नहीं, जो इसके द्वारा हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा ज्योमेट्रिकल आकृतियां नहीं बता सकते हैं। ठीक है, फिर इसका डायरेक्शनल नेचर, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध में दिशात्मक अभिलक्षण पाया जाता है। ठीक है, मतलब सहसंयोजी बंध निर्माण में अर्धपूरित परमाणु ऑर्बिटल के अतिव्यापन में होते हैं, जो अर्धपूरित हाफ भरे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके ऑर्बिटल में भाग लेते हैं बनाने में। युग्मित इलेक्ट्रॉन चक्रण के असमानांतर होते हैं, इसमें एस ऑर्बिटल हमेशा गोलाकार जो होता है, जो आदि से धनात्मक, क्योंकि गोल चीज उसमें कोई दिशा नहीं, तो एस ऑर्बिटल में हमेशा आर दिशात्मक होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं पाया जाता। पी ऑर्बिटल जो होता है और डी और एफ जो होती है ये दिशात्मक होते हैं, ये भी याद रखना, डायरेक्शनल के अकॉर्डिंग पूछ रहा ना, तो एस ऑर्बिटल में हमेशा दिशा विहीन होता है, दिशा नहीं होती, पी डी और एफ में दिशा होती है। ठीक है, अब देखो अतिव्यापन में सबसे पहले एस एस अतिव्यापन का तात्पर्य आपको समझ में आ रहा होगा, जब दो एस एस कक्षक आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी 1s और n s आपस में ओवरलैप करते हैं, तो क्या मिलता है अपन को, s कक्षक अतिव्यापन मिलता है। जैसे हाइड्रोजन H1 + H1 मिलके H2 बना लिया, तो इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, सिग्मा बंध पाया जाता है। sp का मतलब क्या हुआ, एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करते हैं, p का कोई भी वाला भाग हो सकता है, px py और pz आपस में अतिव्यापन करते हैं और हमको क्या मिलता है, नाभिकीय अक्ष प्राप्त होता है। पीपी अतिव्यापन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पीपी में देखिए एक तो ये वाला भाग आपस में अतिव्यापन
कर सकता है और एक ये वाला भाग, मतलब एक इसका पार्श्ववर्ती भाग, किनारे वाले भाग आपस में ओवरलैप कर सकते हो, और दूसरा जो होता है इसके आगे वाले कोने वाले भाग, मतलब इसमें एक अक्षीय व्यापन होता है और एक पार्श्ववर्ती व्यापन होता है। अक्षीय व्यापन का क्या मान हुआ, जो इसका हेडेड वाला भाग आपस में व्यापन करेगा, अक्षीय व्यापन होगा। पार्श्ववर्ती का जो होता है किनारा, तो हमेशा याद रखो जो पाई जो होता है, पाई पार्श्ववर्ती व्यापन अगर होगा तो देखिए जो पी यहाँ पे अगर व्यापन हो रहा है तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, पाई बंध पाया जाएगा, है ना। किनारे किनारे वाले भाग अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या पाया जाएगा, पाई बॉन्ड पाया जाएगा। इसका हेड वाला भाग अगर कर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा। सिग्मा बंध का निर्माण हमेशा एस 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 पी तथा अक्षीय पीपी में होता है, याद रखना, पार्श्ववर्ती में नहीं होता, ओनली अक्षीय पीपी जब व्यापन करते हैं तब वहां सिग्मा बंध पाया जाता है। पाई बंध का निर्माण पी ऑर्बिटल के पार्श्ववर्ती वाले भाग में होता है। सिग्मा बंध पाई बंध की तुलना में मजबूत होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। अकॉर्डिंग टू संयोजकता बंध जो थ्योरी उसी के लिए बता रही हूं मैं, ठीक है। साथ ही इसमें क्या होता है कि पी बंध के चारों ओर मुक्त, जो सिग्मा बंध जो होता है इसके चारों ओर मुक्त घूर्ण संभव होता है, ठीक है, ठीक है। सिग्मा बंध द्वारा अणुओं की ज्यामितीय आकृति का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। तो ओवरलैपिंग तीन प्रकार का होता है, एस एस व्यापन, एसपी व्यापन और पीपी व्यापन। पीपी व्यापन दो प्रकार का होता है, अभी मैंने बता दिया आपको, अक्षीय व्यापन होता है, पार्श्ववर्ती। अक्षीय व्यापन जो होता है इसमें हमेशा सिग्मा बंध बनता है, जबकि पार्श्ववर्ती पाई मानता है, और जब जैसे ये वाला पार्श्ववर्ती होता है वहां पे पाई व्यापन होता है या ओवरलैपिंग बनाएंगे, ठीक है। और जो पी एसपी व्यापन होता है जिसमें पी पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों में से कोई भी हो सकता है, ये भी एक आपको आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। देखिए एकल बंध में केवल हमेशा क्या होता है, सिग्मा बंध होता है, और द्विबंध में सिग्मा बंध होता है। पाई बंध जो हमेशा होता है, त्रिबंध में एक सिग्मा तथा दो पाई बंध होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको एक चीज और डिफाइन कर सकते हो कि सपोज दैट पी एक्स पी वाई और पी जेड है, तो क्या कहलाता है कि पी एक्स मतलब जब पार्श्ववर्ती का मतलब क्या हुआ, फेस वाला भाग, किनारे किनारे वाला भाग मिल रहा है, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें क्या बनेगा, पाई बंध बनेगा, सिग्मा बंध, ठीक है, और सिग्मा पाई बंध। और जब इसका हेड वाला भाग है, सपोज दैट मान लो ये देखिए ये इस तरह, ये देखिए ये वाला हेड वाला भाग और ये वाला हेड वाला भाग, ये दोनों जब मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। मगर जब इसका पार्श्ववर्ती वाला भाग मिलेगा, ये वाला भाग मिलेगा, फिर ये हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा कि पाई और सिग्मा बंध का क्या मीनिंग है। तो जहाँ पे ये पी में आपको इतना दिमाग में अगर आप याद रखो कि बंध का निर्माण एस 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 पी और अक्षीय पी पी व्यापन में होता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, सिग्मा और पाई बंध में आपको समझ में आ गया। अगर आपको और डिटेल में अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो तो इसका पूरा आगे एक क्या कहलाता है, डायग्राम के अकॉर्डिंग दैट सपोज इसकी डेफिनेशन लिख दोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर लॉन्ग में पूछता है तो बन जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट थैंक यू, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ठीक है। इसको मैंने रिवीजन किया है।